आप सभी को नमस्कार। यह शुद्ध MySQL PHP ट्यूटोरियल है। मैं आपको जुड़ने, डेटा पुनः प्राप्त करने, एरर्स संभालने और डेटा सुधारने के बेसिक्स बताऊंगा। अतः यह कुछ SQL कोड और कुछ SQL क्वेरीज को समाविष्ट करेगा। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं MySQL की डायरेक्टरी संरचना दर्शाने जा रहा हूँ और हम यहाँ कुछ फाइल्स बनाएंगे। मैं पहली फाइल बनाऊंगा और उसको connect.php बोलूँगा। मैं यहाँ आऊँगा, MySQL नामक फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और उसको connect.php के रूप में सेव करता हूँ। अब यहाँ हम एक अलग फाइल बनाएंगे और सभी पेजों के साथ सम्मिलित करेंगे जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। यह आपके डेटाबेस से जुड़ने के लिए काफी सरल है। हम क्या करेंगे कि अपना include फंक्शन टाइप करेंगे और इस फाइल को दर्शाएंगे। मैं एक और फाइल बनाऊंगा जो कि मेरी प्रमुख MySQL फाइल है, एक कोड के साथ जिसे मैं आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे मेरा mysql.php खुला मिला। यह PHP कोड्स हैं और हमें PHP टैग्स की आवश्यकता है और वही सब कुछ PHP से जुड़ जाएगा। मैं इस include फंक्शन को 1 मिनट में समझाऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस से कैसे जुड़ें। यदि आपको पता नहीं कि आपने इसे अपने वेब सर्वर में कहाँ रखा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि phpMyAdmin नामक एक एप्लीकेशन को देखें। यह एक डेटाबेस इंटरफेस PHP में लिखा गया प्रोग्राम है, या दूसरे शब्दों में एक स्क्रिप्ट। यहाँ हम मेरी सर्विस मेरे डेटाबेस के अंदर देखेंगे, बल्कि मेरे सर्वर में, MySQL सर्वर में। यह हमारी टेबल की सूचना, हमारे डेटाबेस की सूचना और मेरे सर्वर के बारे में सूचना इत्यादि देता है। हालांकि हमें इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रोग्राम के लिए अच्छी शुरुआत है यदि आप अभी अभी PHP MySQL या केवल MySQL को सामान्य तौर पर प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। यह अपने डेटाबेस के इंटरफेस को शुरू करने के लिए एक अच्छा तरीका है, बजाय इन कार्यों को कमांड लाइन की सहायता से करने के। कमांड लाइन इस्तेमाल करना पहली बार वालों के लिए मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो हम यहाँ अपने डेटाबेस देख रहे हैं। मुझे PHP Academy नामक एक मिला है और मुझे PHP Login नामक एक मिला है, जिसको मैंने दूसरे ट्यूटोरियल में बताया है, जो मैंने बनाया है। अन्य केवल स्टैंडर्ड हैं। ये केवल डेटा को रखने के लिए हैं, उनको डिलीट ना करें। आपको केवल इतना करना है कि नए डेटाबेस बनाने हैं। यह करने के लिए आपके पास यहाँ एक सामान्य बॉक्स है। हम अभी डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। मैं अभी के लिए मेरी PHP Academy डेटाबेस में कार्य करूँगा। यह काफी सरल है, अतः यह अभी डेटाबेस बना रहा है। यह सरल है। आप नाम टाइप करिए और क्रिएट पर क्लिक करिए। मेरी PHP पहले से ही यहाँ बन चुकी है, अतः मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। इस पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं कि अंदर काफी टेबल्स हैं। यह यहाँ पर चिन्ह से दिखाया जा रहा है, और जब हम phpMyAdmin इस्तेमाल करते हैं, यह मेरे गेस्ट बुक ट्यूटोरियल से गेस्ट बुक है। अब मैं इस ट्यूटोरियल का वर्णन करने के लिए इस डेटाबेस पर एक नया टेबल बनाऊंगा और मैं इसे people बोलूँगा। फील्ड्स की संख्या काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। आपके टेबल में फील्ड्स की संख्या प्रत्येक डेटा के कॉलम को रखने के लिए होती है। उदाहरणस्वरूप, आमतौर पर पहला, जब आप रिकॉर्ड्स के साथ काम करते हैं, आपके पास ID हो सकती है, जो कि एक संख्यात्मक वैल्यू है। अतः यह एक संख्या है जिसकी प्रत्येक बार वृद्धि होने जा रही है। यह आपको अपने रिकॉर्ड्स को संकेत करने की अनुमति देगा जो विशिष्ट संख्या से संचय किया जा रहा है, और इसे अक्सर प्राइमरी की निर्धारित करिए। यदि आप डेटाबेस से परिचित नहीं हैं, तो आपको प्राइमरी की जैसी शब्दावली को देखना शुरू करना चाहिए। मैं सेकेंडरी कीज के साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि यह MySQL डेटाबेस के साथ करने के लिए किसी भी तरह से काफी आसान तरीका है। केवल डेटाबेस को सामान्य रूप से पढ़िए। यदि आपके पास Microsoft Access या कोई अन्य डेटाबेस प्रोग्राम है, मैं आपको डेटाबेस के समूह को सीखने की सलाह देता हूँ। अच्छा, तो फील्ड्स की संख्या इस पर निर्भर करती है कि कितना डेटा आप रखना चाहते हैं और क्या डेटा आप रखना चाहते हैं। आमतौर पर जब मैं फील्ड्स बनाता हूँ, मैं एक सामान्य खाली डॉक्युमेंट लाऊंगा और मैं वो फील्ड्स जो मैं चाहता हूँ टाइप करना शुरू करूँगा। पहला हमेशा ID होगा। यह एक स्ववृद्धि वैल्यू है। हर बार मैं एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ, अतः यह पहले रिकॉर्ड के लिए 1 होगा, 2, 3, 4 और उसके बाद डेटा संग्रहित किया जाएगा।
यह बहुत ही लाभदायक फील्ड है। क्योंकि मेरा टेबल पीपल है, मैं लोगों के बारे में कुछ डेटा रखूँगा। अतः मैं पहले फर्स्ट नेम टाइप करूँगा और फिर मैं लास्ट नेम टाइप करूँगा और फिर एज और फिर जेंडर। इसको सरल रखने के लिए हम इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं। अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें 5 फील्ड्स मिली हैं। मैं यहाँ वापस आऊँगा और 5 टाइप करूँगा और गो क्लिक करूँगा। यह बहुत बढ़िया होगा कि 1 मिनट में यहाँ एक पॉपअप देखने को मिलेगा। नहीं, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी तक अपने फील्ड्स के नाम नहीं बनाए हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक मान्य है। इनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, किंतु फील्ड एक फील्ड नेम है। अतः पहला आईडी होने जा रहा है। टाइप डेटा टाइप है जिसे आप इस फील्ड में रखना चाहते हैं। कुछ भी जो इसमें होगा इस डेटा टाइप में जोड़ना अनिवार्य है। varchar जो कि वेरिएबल कैरेक्टर्स को दर्शा रहा है, काफी सामान्य है। यह काफी लाभदायक है और इसको लंबाई की आवश्यकता है। हमारे पास यहाँ 25 अक्षरों की लंबाई हो सकती है। आपके पास 250 अक्षरों की लंबाई हो सकती है, या 100 अक्षरों की लंबाई, या 1 अक्षर लंबा। वास्तव में हम केवल डाटा का टाइप और लंबाई संचय कर रहे हैं। यह संचय करने में मदद करता है। उदाहरण स्वरूप आपका फर्स्ट नेम। चलिए अपना फील्ड नेम लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम है और मेरे पास varchar है। 500 अक्षर टाइप करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अनावश्यक मात्रा में डेटा इस्तेमाल करेंगे। विशिष्ट रूप से फर्स्ट नेम 25 अक्षरों से अधिक नहीं होगा। भले ही ऐसा है, यह 30 या 35 अक्षरों से अधिक नहीं होगा, किंतु अभी के लिए मैं अपना फर्स्ट नेम 20 या 25 अक्षरों के रूप में संचय करूंगा। मैं यहाँ 20 रखूंगा। हमारी आईडी एक पूर्ण संख्या होगी क्योंकि यह एक संख्या है। यह स्ववृद्धि होगी। यह 1 2 3 4 होगा। रिकॉर्ड्स की मात्रा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ हमारे पास कुछ अन्य विकल्प हैं। अब यह यहाँ पर प्राइमरी की है। हम इसे चुनने जा रहे हैं और कुछ अधिक में हम देख सकते हैं कि हमें ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट मिला है। यह एक स्ववृद्धि है। यह इस विशिष्ट फंक्शन को देता है। जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड दर्ज करते हैं, यह अपने आप ही बढ़ जाता है। अतः यहाँ हमारे पास फर्स्ट नेम है, हमारे पास लास्ट नेम है और मैं फिर से इसे 30 निर्धारित करूंगा। और हमारे पास क्या है? हमारे पास एज है और स्पष्ट रूप से यह एक पूर्ण संख्या है। और हमारे पास जेंडर है। ठीक है, अब यहाँ एज के स्थान पर मैं डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा। अतः यह जन्म तिथि है। मैं इसे डेट से निर्धारित करूंगा। यहाँ मैं डेट डेटा टाइप को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं देखूंगा कि यह कैसे कार्य करता है। अतः डेट के लिए लंबाई यहाँ निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक मानक प्रारूप है। अतः इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जेंडर को एक कैरेक्टर का varchar निर्धारित करूंगा। अब हम पुरुष के लिए M और स्त्री के लिए F रख सकते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ जाएं, हम देख सकते हैं कि यहाँ अनेक विकल्प हैं। आप इसको खुद से कमेंट कर सकते हैं। आप खुद से स्मरण कर सकते हैं कि यह फील्ड क्या करती है। किंतु आमतौर पर अपने फील्ड नेम को ठीक से नियुक्त करिए, जिससे कि आपको पता हो कि आप क्या डेटा संचय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं सेव पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि पीपल यहाँ प्रकट हो गया है। यह यहाँ आपसे एक क्वेरी पूछेगा। अब जब मैं पहले कमांड लाइन की बात कर रहा था, यह वह है जो आपको बनाने के लिए टाइप करना पड़ता। हालांकि हमने अपना सेव करने के लिए एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ नीचे देख सकते हैं हमारे पास हमारी फील्ड्स, हमारे टाइप्स और हमारी कॉलेशन विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए नल डेटा है, डिफॉल्ट वैल्यू जो कि संचय है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास फील्ड है, क्या उपयोगकर्ता पंजीकृत है या आपकी मर्जी का कुछ भी, आप यहाँ भी डिफॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि मैं सबको संचय करना चाहता हूँ, मैं यहाँ डिफॉल्ट से पुरुष या डिफॉल्ट से स्त्री पंजीकृत करता हूँ। मैं यहाँ M या F टाइप कर सकता हूँ और हमारे पास यहाँ स्ववृद्धि है और साथ ही कुछ अन्य डेटा जिनको हमें इस ट्यूटोरियल में जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने अपना टेबल बना लिया है और यदि आप इसके भाग 2 में जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ डेटा प्रविष्ट करें और साथ ही कैसे PHP का इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस से डेटा प्राप्त करें। मुझसे भाग 2 में मिलिए। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।